हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में अपन बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। पहला, व्हाट इज कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और फंक्शन कंपोनेंट्स। पहले फर्स्टली ये है कि कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली। एक बार मैं गूगल पे देखो सर्च करके बताता हूँ कंपोनेंट रियल में हो कहते कैसे। देखो, कंपोनेंट का मतलब यहाँ क्या है, वन ऑफ द सेवरल पार्ट्स ऑफ विच समथिंग इज मेड। मतलब ये कोई भी बड़ी वस्तु है, उसका कुछ भाग, उसको एक कंपोनेंट बोलते हैं। नॉर्मली मतलब ये होता है जो कि जैसे एक अपने पास मकान है, तो मकान है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हुए, जैसे एक साइड किचन है और उसके बाद एक डाइनिंग एरिया है, तो ये सारे क्या है कंपोनेंट। एक टाइप वॉशरूम है, और ये सारे क्या है एक कंपोनेंट, पूरे कंपोनेंट से मिलकर एक वस्तु बनती है। इसी तरह वेबसाइट के भी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है, उसके क्या होता है, नेविगेशन बार होता है, फुटर होता है, मेन सेक्शन होता है, साइड बार होता है। तो ये जो सारे कंपोनेंट मिलके एक पूरी वेबसाइट बनती है। तो इसी बीच आज अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, जो रिएक्ट में क्या होता है। कंपोनेंट कंपोनेंट क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है दैट कैन रीयूज। मतलब एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको अपन डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, और उसको बार बार कोड ना करके उसी को डायरेक्ट कंपोनेंट्स को यूज करेंगे तो अपना कोड भी इजी हो जाएगा। जैसे ये होता है, जैसे एक वेबसाइट है मेरा कि ये हेडर है, ये वेबसाइट है जो कि एक मेरा हेडर है, ये फुटर है, मेन सेक्शन है, ये साइड है। ये सारे क्या है, कंपोनेंट है, और इन कंपोनेंट से मिलके वेबसाइट बनती है। तो मेरा ऐसा नहीं, यदि कंपोनेंट बना हुआ होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने एक बार ये कोड कर दिया हेडर का, तो बार बार मेरे को हेडर का कोड नहीं करना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट है ना, इसको जस्ट वहां पे इंपोर्ट कर दो तो अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए अपना क्या होगा, टाइम बच गया। और ये कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल होता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपन प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसलिए अपन बोलते हैं हमने। और ये क्या होता है, एक तरह का कंपोनेंट क्या फंक्शन की तरह यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। मेजरली इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है कंपोनेंट के। नॉर्मली जितने अपन यूज करते हैं, जैसे एक होता है फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, कंट्रोल कंपोनेंट, अनकंट्रोल कंपोनेंट, एचओसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट अपन वन बाय वन पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, उस हिसाब से आगे अपन समझेंगे। आज अपन बात करेंगे ओनली फर्स्ट जो कि फंक्शन कंपोनेंट। अब अपन कोड करेंगे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने क्या बोला था, एसआरसी एक फोल्डर होता है मेन, जिसके अंदर अपना कोड होता है सारा, app.js। ये पहले से बन बनाया होता है कोड। ठीक है, ठीक है। अब मैं जैसे इसके लिए नई फाइल क्रिएट कर दूंगा एसआरसी, इसके अंदर फाइल करूंगा न्यू, और मैं नाम दे दूंगा यूजर डॉट जेएस। जब भी रिएक्ट के अंदर जब भी अपन कंपोनेंट बनाते हैं, तब जब फाइल का नाम रखते हैं तो पहला पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ओके। फंक्शन कंपोनेंट बनाना तो अपने लिए फंक्शन, जो अपने फाइल का नाम दिया है वही यहाँ पे फंक्शन का नाम रखेंगे। यूजर रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैं लिख दूंगा h1 टैग यूजर पेज, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। ठीक है। और जैसे मैं अब इसको इंपोर्ट करना है कहाँ पे, एप डॉट जे एस के अंदर इसको इंपोर्ट करना होता है, एप डॉट जे एस के अंदर। तो इंपोर्ट करने से पहले मुझे एक्सपोर्ट करना होगा, तो मैं पहले इसको यूजर डॉट जे एस को क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर एंड से। यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड एक्सपोर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है अपन देखेंगे। उसके बाद से मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इंपोर्ट करूँगा ऐप डॉट जेएस, इसके अंदर जाके ऊपर इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड यूजर, या और यहाँ पे मैं यूजर, जो मैंने वहाँ पे फाइल का नाम दिया था उसी को वापस यहाँ करना है, जो मैंने एक्सपोर्ट किया वही नाम यहाँ पे करना है। यूजर डॉट जेएस में मैंने क्या एक्सपोर्ट किया था, ये किया था यूजर। तो इंपोर्ट करते टाइम भी वही कर देना, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम फाइल का पाथ दे देना, और इसके बाद से मैं इसको एज ए टैग यूज कर सकता हूँ।
यूजर, जैसे मैं सेव किया उसके बाद से मैं करूंगा टर्मिनल ओपन और चेक कर दूंगा। npm स्टार्ट। देखो ये आ गया हेलो यूजर पेज, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हेलो रिएक्ट जेएस पहले मैंने किया हुआ है ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, बट मैं ये यूजर को ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, यूजर, और जैसे मैं सेव करके हूँ एंड जाके चेक, कोई चेंज नहीं आया। रिफ्रेश करके देख लो, वही है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यहाँ देखो मैंने यूजर डॉट जेएस के अंदर पहले मैंने क्या लिखा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था। तो मेरे को वहां पे जब इंपोर्ट किया ऐप के अंदर, तो मैंने क्या किया इंपोर्ट, जब मैंने वहां पे नाम जो दिया था, जो एक्सपोर्ट करते टाइम जो मैंने नाम दिया था, क्या दिया था, यूजर, सेम नाम लिखा, फ्रॉम करके दिया। यदि मैं यहाँ पे इंपोर्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे यदि डायरेक्ट मैं वहीं कर देता हूँ एक्सपोर्ट, फंक्शन जहाँ है इसके आगे ही लगा देता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट, जैसे मैं सेव किया तो यहाँ पे आऊंगा तो एरर देगा। जैसे मैं करूंगा यहाँ देख एरर है, एरर। तो इसको सही करने क्या करना, इसको बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो बस, सॉरी, बस इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा करो सेव, और अपना रन हो जाएगा एकदम एज इट, और जाके चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो सेम आ गया। बट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, जब किसी एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हो तो अपन एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट कर दिया, अगर माना यहाँ पे एक और कंपोनेंट मैंने इसका कर दिया कॉपी, और इसका मैं नाम लेता हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया जैसे कोई यूजर डेटा, और मैंने इसका यहाँ पे चेंज भी कर दिया, यहाँ पे कर दिया यूजर डेटा। अब दो है, अब दो को एक्सपोर्ट करिए तो अब कैसे करूंगा, सीधा जाऊंगा उस फाइल के अंदर, वो मेरा पाथ तो वही है, पाथ में कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे जाओ, जो दूसरे वाला एक्सपोर्ट किया है उसका नाम है वो लिख दो, दूसरे वाले का नाम है यूजर डेटा, सेव, और यहाँ पे जाओ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो जैसे उसको यूज करना है, यूजर डेटा, सेव, एंड जाके कॉपी करके चेक कर लो। यूजर डेटा, यानी मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यूजर डेटा, सॉरी माय मिस्टेक, यूजर डेटा, ओके, और जाके चेक कर लो, और एरर नहीं, रिलोड कर दो, एरर नहीं होगी। और देखो ये आ गया, यूजर पेज भी आ गया, यूजर डेटा पेज भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब किसी कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो तो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, और यदि फाइल के अंदर एक ही कंपोनेंट है तो अपन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके डायरेक्ट उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल होता है। जैसे मैं चाहता हूँ इस यूजर को ना 3-4 बार यूज करना, तो कुछ नहीं करो, इसको बस 3-4 बार यहाँ यूज कर लो और कंट्रोल से करो, तो अपन को बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा, अपन को खाली क्या करना पड़ा, उस टैग को ही लिखना पड़ा, कोड नहीं करना। और जाके तुम चेक करो वहां पे, तो देखो ऑटोमेटिक इतनी बार, जितनी बार अपन ने यूज किया था ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, जितनी बार यूज किया था ऑटोमेटिक यूजर पेज आ गया। तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट को पता चल गया क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ कोड हो गया, मतलब कंपोनेंट, ये जैसे ये फंक्शन मैंने बनाया था यूजर, ये क्या है, इतना मेरे को कोड करना पड़ा। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, कंपोनेंट बनाए, और एज इट मेरे को क्या किया, कंपोनेंट के नाम मैं यूज कर रहा हूँ, कोड तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, टाइम भी बच जाता है और काम भी अपना फास्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि रिएक्ट कंपोनेंट पे काम करती है, जो कि बहुत ईजी होता है। तो अपन इस तरह से यूज करते हैं, और कितनी बार भी यूज कर सकते हो कंपोनेंट को। तो इसलिए अपन प्रेफर करते हैं कि कंपोनेंट, कंपोनेंट आने से ये हो गया कि अपन को बार बार कोई भी कोड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कंपोनेंट नाम से उसको यूज कर सकते हैं और अपना वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं खत्म। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।